एग्जाम्पल नंबर 7 को सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 को हम सोल्व करना चाहते हैं यथातथ अवकल समीकरण की सहायता से। तो वो इस रूप में होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो हमारा क्वेश्चन इसी रूप में, एक डी एक्स मिलना चाहिए आपको क्वेश्चन में, क्योंकि एक डी एक्स है यहाँ पे। तो एक डी एक्स है और इसके साथ में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एम के स्थान पे। और फिर यहाँ पे देखो एक डी वाई मिलना चाहिए आपको, तो यहाँ पे एक डी वाई और इसके साथ में एन के स्थान पे कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है और बराबर में 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मानक रूप में है ये। अब ये मानक रूप में तो हम इसको चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है यथातथ है या नहीं है। तो चेक करने का तरीका क्या है, हम m का आंशिक अवकलन करेंगे y के सापेक्ष और ये बराबर होना चाहिए n का जो आंशिक अवकलन होगा x के सापेक्ष, इसके बराबर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये यथातथ होगा, ऐसा नहीं है तो हम बनाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने m के स्थान पे m डैश लिख दिया और n के स्थान पे n डैश लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप m और n भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने m डैश और n डैश लिख दिया और इसको यथातथ चेक करना था। तो यहाँ पे m के स्थान पे मैंने m डैश और n डैश लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इस तरह से नहीं आ रहा, यह तो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये यथातथ नहीं है। नहीं है तो अब हम इसको बनाएंगे। बनाने के लिए हमने जो तरीके पढ़े थे आयत ज्ञात करने का, वो तरीके हम यहाँ पे यूज में लेंगे। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पे कि इस तरह से कभी भी डायरेक्ट मत लिखना, एम डैश और एन डैश कभी भी इस तरह से डायरेक्ट मत लिखना। यहाँ पे तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन एग्जाम में आप सोल्व करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई इक्वल टू 0। इससे हमने तुलना की, तब जाके यहाँ पे डी एक्स के साथ में जो भी गुणा में था एम डैश, इसको हमने एम डैश कह दिया और इस तरह से हमने एन डैश कह दिया। तो इस तरह से लिखना पड़ेगा वहाँ पे। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे अगर आपको ये समझना है तो आप PDF डाउनलोड कर लेना, उसको पढ़ना। वहाँ पे मैंने जैसे लिखा वैसे एग्जाम में लिखना आपको। PDF मैंने ऐप पे अपलोड की है और यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे आयत ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था। रूल नंबर 1 कहता है कि dx के 2 पद होना चाहिए और dy के भी 2 पद होने चाहिए। यहाँ पे dx है और इसके कितने पद है, 1, 2 और 3। यहाँ पे 2 से ज़्यादा पद है तो यहाँ पे रूल नंबर 1 नहीं लगेगा। रूल नंबर 2 को चेक करते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि घात इस बराबर होने चाहिए, यहाँ पे समघात होना चाहिए। यहाँ पे देखो x की घात 2 है और y की घात 2 है, तो टोटल यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे 4 घात हो गई। यहाँ पे देखो यहाँ पे x की घात 1 है और y की घात 1 है, तो टोटल यहाँ पे 2 घात हो गई। यहाँ पे घातें बराबर नहीं आ रही, यानी कि पूरे क्वेश्चन में घातें बराबर होने चाहिए। हमें तो यहीं पे पता चल गया है कि घातें बराबर नहीं है, तो यहाँ पे रूल नंबर 2 भी नहीं लगेगा। अब रूल नंबर 3 यूज में लेंगे। रूल नंबर 3 ये कहता है कि जितने पद dx के होंगे उतने ही dy के भी होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो dx के 3 पद आ रहे हैं, एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 पद हो रहे हैं। तो dy के कितने पद हैं, यहाँ पे देखो 1, 2 और 3, dy के भी उतने ही पद है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, दूसरी कंडीशन क्या है कि हम घातें चेक करेंगे। यहाँ पे इसमें 4 घात है और यहाँ पे फिर 2 घात है और फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 घात है। यदि y को अंदर गुणा कर देंगे तो सब 1-1 बढ़ जाएगा। हम y को बाहर रख कर ही चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे 0 घात हो रही है। तो हम यहाँ पे भी चेक करेंगे। यहाँ पे हमने y को बाहर रख रखा, यानी कि 1 घात को हमने बाहर कर दिया, तो यहाँ पे भी 1 घात x यहाँ पे बाहर आ रखी है। तो यहाँ पे देखो इसकी घात 4 है, इसकी घात यहाँ पे 2 है और इसकी घात यहाँ पे 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4, 2, 0, यहाँ पे भी 4, 2 और 0। यदि आप इसको x को अंदर गुणा कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, 3, 1 हो जाएगा। यदि आप y को गुणा कर दोगे तो इस साइड में भी क्या हो जाएगा, 5, 3 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो घातें सेम है। इसका मतलब ये है कि हम रूल नंबर 3 को यूज में ले सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। कंफर्म कैसे पता चलेगा हमें, अभी हम आगे सोल्व करेंगे तब पता चलेगा। यहाँ तक हमें केवल आइडिया मिलता है कि रूल नंबर 3 से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखो इसके बाद में अब हम रूल नंबर 3 को कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे इसको। ये क्या कहता है कि y के साथ में क्या होना चाहिए, dx होना चाहिए, यानी कि y dx साथ में होना चाहिए और x dy साथ में होना चाहिए। इस तरह का पद बनना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y dx आपको दिख रहा है और यहाँ पे x dy दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये इससे कंपेयर कर सकते हैं। ये इसके जैसा लिखा हुआ है, इसके जैसा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि रूल नंबर 3 यहाँ पे कंफर्म लगेगा। तो रूल नंबर 3 हम यहाँ पे यूज में लेते हैं। तो रूल नंबर 3 के अंदर हम आयत इस तरह से ज्ञात करते हैं कि m डैश x माइनस n डैश y, क्योंकि यहाँ पे हमने डैश में लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे भी डैश में लिख दिया। तो इस तरह से आयत ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 और ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम इसको ज्ञात करते हैं कि ये क्या आता है। तो हम यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे m डैश को तुमने क्या किया, x से गुणा कर दिया और n डैश को y से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे इसको गुणा करके डिफरेंस किया तो हमें ये इक्वेशन मिली है और इसको आप सोल्व करोगे
कि इसको आपको आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक पद ये और एक पद ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x⁴ y⁴। तो हम इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमें मिला है यहाँ पे 1/2x⁴ y⁴, क्योंकि ये 1 के रूप में लिखा हुआ, तो हमें ये मिल चुका। तो हमारे पास आयप आ चुका है। अब ये जो आयप आया है हमारे पास यहाँ पे आयप, अब हमें ये चेक करना है कि ये जो आयप है इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आयप को गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, इस आयप को जो हमारा क्वेश्चन होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन किस रूप में होना चाहिए, mdx + n⁴ = 0, इस रूप का हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम इस रूप में बना देते हैं। तो इस रूप में हमारा क्वेश्चन पहले से है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को डायरेक्ट हम इससे गुणा करेंगे। तो इससे गुणा करके देखते हैं अब हम। तो यहाँ पे इसको मैंने एक बार फिर से वापस लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं भी लिखो तो भी। अब हम इसको गुणा करेंगे क्वेश्चन से। तो आप देख सकते हो हमने इससे इसको गुणा कर दिया। इससे गुणा करने पर हमें ये इक्वेशन आई है। अब ये जो इक्वेशन है ये यथातथ अवकल समीकरण हो सकती है, कन्फर्म नहीं कर सकते हम। रूल नंबर 1 के अंदर तो हम कन्फर्म कर सकते हैं कि यथातथ में बदलेगा, लेकिन रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, 4, 5 इनके अंदर हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम वापस चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका हम यूज में लेंगे कि यथातथ अवकल समीकरण को कैसे चेक करते हैं कि m का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष ये बराबर आना चाहिए, n का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष ये बराबर होना चाहिए। तो ये चेक करेंगे हम, इस इक्वेशन के लिए हम चेक करेंगे। तो चेक करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हम इसकी तुलना करेंगे, जो मानक रूप है मानक रूप से तुलना करेंगे। मानक रूप इस तरह से कि dx के साथ में कुछ ना कुछ होगा और dy के साथ में भी एक n होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ये इक्वेशन है इससे हम तुलना करेंगे। तो dy के साथ में ये लिखा हुआ है तो हम इसको n बोल देंगे, dx के साथ में ये जो लिखा हुआ है इसको हम n बोल देंगे। तो इस तरह से हमें n और m का मान यहाँ पे मिल चुका है। अब यथातथ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे यहाँ पर। तो ये आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये यथातथ नहीं, ये यथातथ है। ये क्या मिला आपको, ये यथातथ है। यथातथ क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे m के सापेक्ष m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो आपको ये मिल चुका है, और n का आंशिक अवकलन किया x के सापेक्ष तो भी आपको यही मिला। इसका मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है कि ये दोनों बराबर है। और जब भी ये बराबर होता है तो ये क्या होता है, यथातथ अवकल समीकरण होती है। और यथातथ अवकल समीकरण को सोल्व करना तो आपको आता है। हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसे सोल्व किया था सेम टू सेम वैसे ही सोल्व करना है। आपको p ज्ञात करना, फंक्शन ऑफ y ज्ञात करना और इसको c के बराबर में कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन यथातथ है। तो इसको सोल्व करना है हमें, जैसे एग्जांपल नंबर 1 को सोल्व किया था। तो सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले p ज्ञात करेंगे। तो p का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो p का फॉर्मूला होता है इस तरह से कि हमें m का इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष। तो m का इंटीग्रेशन हम x के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो m का मान है ये है, और इसके अंदर तो y भी आ रहा है। तो y का क्या करेंगे, क्योंकि y का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे y को कांस्टेंट मानकर इंटीग्रेशन करते हैं, अचर मानते हुए इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैं केवल आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से सोल्व करेंगे। लेकिन एग्जाम में यदि आप सोल्व करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपने y को कांस्टेंट मानकर इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये y है, इसको कांस्टेंट मान लेंगे, इसको भी कांस्टेंट मान लेंगे। तो अब तो यहाँ पे x के पद बचेंगे और इसका इंटीग्रेशन तो आप आसानी से कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे p का मान मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ y भी ज्ञात करना है, क्योंकि हमारा आंसर इस तरह से होता है p + फंक्शन ऑफ y = c। तो हमें ये भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये ज्ञात करते हैं अब हम यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फॉर्मूला होता है n - p का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर y के सापेक्ष। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो यहाँ पे देखो n का मान तो हम यहाँ से लिख देंगे, और इसका आंशिक अवकलन यहाँ पे p का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस करके इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें फंक्शन ऑफ y मिलेगा। तो हम इसको फंक्शन ऑफ y को सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इसका जो मान था वो आएगा -1/2y। ये कैसे आया ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने शॉर्ट मेथड से प्राप्त किया। शॉर्ट मेथड क्या कहता है कि हमारे पास जो n है उसको चेक करो आप। तो n हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। इस n के अंदर जहाँ पे भी x है उस पूरे पद को आप 0 से गुणा कर दो, यानी कि उस पद को यहाँ से हटा दो आप। तो यहाँ पे देखो इस पद में x लिखा हुआ तो इस पद को यहाँ से हटा दो आप। इसमें भी x लिखा हुआ तो इसको भी यहाँ से हटा दो आप। तो आपको क्या मिला यहाँ पे -1/2y। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -1/2y, और इसका इंटीग्रेशन y के सापेक्ष करना तो ये आ गया इस तरह से। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, log y के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पे -1/2 log y। तो यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ y मिल चुका है। अब आपको इसका आंसर लिखना है। तो आंसर हम लिखते हैं इस तरह से कि
पी प्लस फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू सी, ये होता है हमारा जो आंसर होता है वो। तो यहाँ पे देखो पी का मान हमारे पास ये है और फंक्शन ऑफ वाई का मान हमें ये मिल चुका है, और इसको दोनों को ऐड करके सी के बराबर करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो होता हमारे पास यहाँ तक, ये तो था पी का मान, और इसके लास्ट में हमने सी को, ये फंक्शन ऑफ वाई को ऐड कर दिया इस तरह से, और लास्ट में मैंने सी लिख दिया यहाँ पे। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। लेकिन आप देख सकते हो ये जो आंसर हुआ है इसके अंदर यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ वाई है, फंक्शन ऑफ वाई में तो 1/2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो देखो फंक्शन ऑफ वाई के अंदर फंक्शन ऑफ वाई के अंदर देखो लॉग के साथ में क्या आ रहा है 1/2, लेकिन यहाँ पे तो देखो लॉग के साथ में 1/2 नहीं आ रहा, और यहाँ पे भी देखो ये लॉग आ रहा है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। ये आंसर कैसे आया, तो ये इसको सोल्व करने के बाद आता है। जब हम इसको इसके रूम में लिखकर इसको सोल्व करेंगे तो उसके बाद में मैंने लॉग प्रॉपर्टी यूज में लेकर इसको सोल्व किया। तो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ ये मैंने कैसे किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये पी का मान, पी के अंदर आपको क्या करना है, फंक्शन ऑफ वाई को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, इसको मैं इसमें ऐड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 log वाई इक्वल टू लास्ट में सी। तो हमारे पास इसको भूल जाओ कुछ टाइम के लिए कि ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2 है सबके साथ में। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ से ये 2 हट जाएगा, यहाँ से भी 2 हटेगा, यहाँ से भी 2 हटेगा, यहाँ से भी 2 हटेगा, और इसके साथ में 2 आ जाएगा। मैं ये इसके अंदर मान रखना सिखा रहा हूँ आपको, रखने के बाद कैसे सोल्व किया है ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप देखो कि आपको क्या दिख रहा है, -1/xy। तो ये पद तो आपको यहाँ पे दिख रहा है -1/xy, और यहाँ पे देखो xy का पद भी दिख रहा है आपको। तो xy का पद, ये xy का पद आपको यहाँ पे दिख रहा है, और log वाले पद तो एक तो ये रहा log x, लेकिन ये log y माइनस में है तो माइनस वाला डिवाइड में चल जाता है। तो यहाँ पे हो गया log x/y। इस तरह से हमने इसको सोल्व करके लिख दिया यहाँ पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे 2c है। तो 2c को तो हमने नया अचर k मान लिया, तो यहाँ से 2c तो हट गया और नया अचर आ गया हमारे पास k। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 7 को सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई हो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमें केवल इतना सा मान रखना है और उसको आगे सोल्व करना है। तो आप उसको मान को आगे रख के सोल्व कर सकते हो, लॉग प्रॉपर्टी यूज में लिए मैंने और कुछ भी नहीं किया है। तो ये इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 7 को सोल्व कर सकते हैं, और ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है ये एग्जाम्पल नंबर 7 का आंसर है। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।